हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा पीसीएस में। हमारे चैनल पर जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री की क्लासेस कराई जा रही हैं, जिसके अंदर मैंने प्राग ऐतिहासिक काल आपको करा दिया गया है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। अच्छा, इन टॉपिक के थ्रू आप किस किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं वो देखिए। बिहार टीचर की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई, अदर पीसीएस, एसएससी की तैयारी कर पाएंगे। जिन लोगों को इन चीज़ों की तैयारी करनी है, अदर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हड़प्पा जो शहर था ना, वो नगर था, पहले खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि जिस नाम से जो चीज़ खोजी जाती है उसी का नाम रखा जाता है। तो पहले हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे सिंधु और सरस्वती जो नदी थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद था प्रथम नगरीय सभ्यता। अच्छा, ये ऐसी सभ्यता थी जिसमें काफ़ी अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं चल रही थी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये सभ्यताएं फल फूल रही थी। So, आपको पता चल गया होगा हड़प्पा सभ्यता के 3-4 नाम है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता ही बोलते हैं, और प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। अच्छा, इसके समय काल के बारे में जानते हैं। कार्बन पद्धति के अकॉर्डिंग इसका समय काल है 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी, कार्बन पद्धति के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद है जो हमारे इतिहासकार थे उनके अकॉर्डिंग है 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी। किसके अकॉर्डिंग? सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद है आपका व्हीलर, इन्होंने इसको बोला था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, इसका टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, आपको टाइम समझ आ गया। 3 अलग अलग टाइम पीरियड हैं, पर तीनों ही ठीक हैं आपके। अच्छा, अब इसमें खोज किस किस ने की थी इसके बारे में जानते हैं। पहला है 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने दौरा किया था हड़प्पा सभ्यता का, मतलब हड़प्पा सभ्यता जहाँ थी वहाँ का दौरा किया था। तो उस दौरे में इनको कुछ मिला नहीं, ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले थे, उन्होंने इस चीज़ को वहीं दबा दिया। अच्छा, ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक के जनक कहा जाता है इनको। तो आप याद रखेंगे कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। उसके बाद अच्छा, इसी साल में 1856 में बटन बंधु, ये 2 भाई थे। ये 2 भाई कौन थे? जेम्स बटन और विलियम बटन्स। ये दोनों इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया था? इन्हों को काम दिया गया था कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन की जो वो पटरियाँ होती है वो बिछाने को दिया गया था। इन्होंने रेलवे लाइन में जो ईंट थी ना वो यूज़ कर दी थी। इनको बाद में पता चला कि ये ईंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग है, और जो हमें दी गई है वो अलग है। इन सब की जानकारी इन्होंने सरकार को दी, तो इनका भी रोल आता है आपका। ठीक है, उसके बाद है जॉन मार्शल। अच्छा, जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड थे, और ये कौन थे? भारतीय पुरातात्विक के जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जॉन मार्शल, इन्होंने 1921 में खुदाई करवाई, किससे? दयाराम साहनी के द्वारा और रखालदास बनर्जी के द्वारा। और दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी के द्वारा इन्होंने खुदाई करवाई थी। सर अच्छा, अब हमारी हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी, उसके साथ भी और सभ्यताएं चल रही थी देश के अंदर, विदेशों में। सर आपकी आवाज़ आई है? देखो, हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी, उसके साथ भी और भी सभ्यताएं विकसित हो रही थी दुनिया के अलग अलग कोनों में। जैसे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं देखो, एक बार मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ थे। ये आपका
आपका वो हो गया हड़प्पा सभ्यता हो गई, ये आपकी चीन वाली सभ्यता हो गई, ये हो गई मिस्र की सभ्यता, और ये हो गई मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपको मैप में समझ आ रहा होगा। ये चारों सभ्यताएं हैं जिसमें से हमारी सभ्यता का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, हमारी सभ्यता का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो क्षेत्रफल में किसकी सभ्यता बड़ी है? हड़प्पा सभ्यता बड़ी है, जो कि हमारी है। ठीक है, क्षेत्रफल में। अच्छा, मैंने नीचे क्षेत्रफल लिख रखा है। अच्छा, क्षेत्रफल देखिए कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। क्षेत्रफल से देखते हैं कितना क्या था। देखो, हमारी सभ्यता का आकार ना त्रिभुजा आकार था, हमारी सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजा आकार। अब मैप में देखते क्या था, ये देखिए इधर, ये मैंने बना रखा है। हाँ देखो, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में मांडा, ये कौन सी मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी तक हमारी सभ्यता फैली हुई थी, मांडा तक चिनाब नदी। ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद था हमारा पूरब में ये सभ्यता कहाँ तक फैली थी? आलमगीर नगर, जो कि हिंडन नदी है इसके किनारे, ये क्या है? यूपी में। ठीक है, हिंडन नदी यूपी में, आलमगीर नगर है। ठीक है, आपसे अगर पूछे दक्षिण पूर्वी बिंदु कौन सा हड़प्पा सभ्यता का, तो आप ये बोलेंगे। उत्तरी बिंदु पूछें तो ये बोलेंगे। उसके बाद हम दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु में था देमाबाद। कौन से जिले में? अहमदनगर जिले में। और नदी कौन सी थी? परवा नदी। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे हमारा पश्चिम में कौन सा था? सूत का गैडोर। सूत का गैडोर नदी है, डस्क नदी। ठीक है, और ये हमारा पश्चिमी बिंदु है, याद रखेंगे ये हमारा पश्चिमी बिंदु है। आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ सकते हैं पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा, और उत्तरी बिंदु कौन सा है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, हमारी सभ्यता कितनी फैली हुई थी? तो इसकी लंबाई थी 1400 किलोमीटर तक हमारी सभ्यता फैली हुई थी लंबाई में। ठीक है, और चौड़ाई में कितनी थी? 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब मैंने बता दिया इसका आकार त्रिभुजा आकार थी। ऐसे कर देखें, ये कुछ त्रिभुजा आकार ऐसे करके कुछ बनेगी, है ना। और मैंने एरिया बता दिया, क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आगे स्लाइड में देखते क्या था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं भी होंगे। अच्छा, मैं कहीं हड़प्पा सभ्यता बोल रही हूँ, कहीं सिंधु घाटी सभ्यता बोल रही हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही, मैंने पहले ही बता दिया है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं जानते क्या है? पहला, एक मिनट, पेन। ओके, सभ्यता में हम देखते हैं पहले नगरीय सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता कैसे? यहाँ ऐसी जगह थी जहाँ पर हमें पक्के मकान मिले, इसलिए हम इसे नगरीय सभ्यता बोलते हैं। पक्के मकान थे, सड़कें क्या थी? चौड़ी चौड़ी थी इसमें। ठीक है, और इसी से एक चीज़ और है, ग्रिड पद्धति। यहाँ देखो, सेकंड पॉइंट देखेंगे, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति से मतलब है जैसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके इन सभ्यता का विकास हो रखा, मतलब विस्तार चल रहा था, मतलब इन लोग की सुव्यवस्थित चीज़ें थी। तो इनका अगर घर बनेंगे तो इनके दरवाजे क्या अंदर की साइड खुलेंगे, तो इन लोगों को इतनी समझ थी कि हमें किधर की साइड अपने दरवाजे बनाने चाहिए। अगर इस साइड खोलते तो रोड पर जाके लगते ना, इसलिए इन्होंने अंदर की साइड, अंदर के लिए आपने देखा होगा अंदर की साइड गेट खोलते थे, इसलिए ग्रिड पद्धति में थे। चकोर में मतलब ऐसे करके काटती थी 90 एंगल पे। उसके बाद देखो, ये धार्मिक थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, सिंधुभाषी जो लोग थे, वो धर्म के बारे में जानते थे, पूजा पाठ के बारे में जानते थे। तो वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की और मातृ देवी की। याद रखेंगे, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति और मातृ देवी की। अच्छा, इसका तीसरा पॉइंट देखो, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता से मतलब है कि इन लोगों को कांस्य का ज्ञान था, एक कांस्य का यूज करते थे। उसके बाद है शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता ऐसे था कि वहाँ पर हमें कोई युद्ध वाली चीज़ें नहीं मिली, युद्ध वाले औजार नहीं मिले। इसका मतलब ये था कि आपस में ये लोग मिलजुल के रहते थे, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी, इसलिए क्या थी? शांति प्रिय सभ्यता थी। उसके बाद व्यापार प्रधान था। व्यापार ये लोग अंदर चलता था, मतलब सभ्यता के अंदर जो लोग रहते थे आपस में भी चलता था,
इनके समाज में भी चलता था और बाहर के देशों से भी इनका व्यापार चलता था। देखें कहाँ कहाँ से, जैसे इनका तांबा का आयात निर्यात जो भी था वो खेताड़ी जो कि आपकी राजस्थान में और बलूचिस्तान, तो यहाँ से तांबे का आयात और निर्यात दोनों होता था। सीसा, सीसा का अफगानिस्तान और अजमेर से आता था आपका। उसके बाद टीन, ये आपका ईरान वाले एरिया से आता था, ईरान देश से। और चांदी ये राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान तीनों से आता था। तो आप याद रखेंगे कि हाँ जो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो व्यापार था वो कहाँ से किस तरीके से चलता था, याद रहेगा। खिताड़ी आपका राजस्थान में, बलूचिस्तान, ये आपकी मैप वाली चीज़ है तो आप मैप भी याद रखेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान से और अजमेर से क्या आता था आपका, सीसा आता था। टीन कहाँ से आता था, ईरान से। चांदी राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान, तीन जगह से आपका चांदी आता था। देखिए आगे, ठीक है। अब विस्तृत सभ्यता थी ये, विस्तृत मतलब मैंने आपको मैप में बताया काफ़ी फैली हुई सभ्यता थी, काफ़ी अच्छी सभ्यता थी। और वैसे पाकिस्तान में भी फैली है हमारी सभ्यता, अफगानिस्तान तक है और इधर हमारी इंडिया के अंदर भी है। चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि से मतलब है ये लोग चित्र के द्वारा अपनी बात कहते थे और ऐसे चित्र मिले जिससे पता चलता है कि ये लोग कैसे अपना वार्तालाप करते थे और कैसे चीज़ों को समझते थे। उसके बाद समाज कैसा था, समाज था मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक से मतलब है जैसे उस समय क्या था, माताओं के नाम पे चीज़ें होती थी, माताएं जो थी डिसीजन लेती थी। हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद था सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो हम नगर बोलेंगे वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो साइट थी सबसे बड़ी। अच्छा, भारत के अंदर जो देखें वो हमारा राखीगढ़ है। टोटल अगर हड़प्पा सभ्यता का पूछे तो मोहनजोदड़ो बोलेंगे आप, और भारत के अंदर पूछे सबसे बड़ा कौन सा है तो राखीगढ़ बोलेंगे। सेकंड नंबर में आपका धोलावीरा आता है। धोलावीरा के बाद में आगे पढ़ेंगे हम, देखेंगे वहाँ पे। अच्छा, इन लोगों का प्रिय जानवर कौन सा था, वो था कुबड़ वाला सांड। इनका प्रिय था, बहुत ज़्यादा विशेष रखते थे इस चीज़ को। ठीक है, आपको विशेषता याद होंगी, एक बार आंखें बंद कीजिए और आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। नगरीय सभ्यता, कांसिक सभ्यता, शांतिप्रिय सभ्यता, व्यापार प्रधान था, विस्तृत सभ्यता थी ये, चित्रात्मक लिपि थी, मात्र सत्तात्मक समाज था मैंने बता दिया, और बड़ा जो था उसका नगर वो था मोहनजोदड़ो। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में नगरों का ना विभाजन कर रखा था, हिस्सों में बांट रखा था, भागों में, है ना। तो देखेंगे कैसे था। हड़प्पा के जैसे सारे नगर तो वो थे दो भागों में बटे थे, लेकिन आपका धोलावीरा 3 भागों में बटा था। इसके बारे में जानेंगे, पहले ये देखते हैं 2 भागों में जो बटे थे उसके बारे में जान लेते हैं। ये था आपका पश्चिमी भाग जिसे हम दुर्ग बोलते थे, दुर्ग भाग। ये था आपका पूर्वी भाग जिसको हम निम्न नीचे लोग जो रहते हैं वो, इसमें निम्न वर्ग रहता था, इसमें उच्च वर्ग। उच्च वर्ग से मतलब राजा, राजा की फैमिली, ये सब पुरोहित वगैरह ये सब इसी में आ गए। निम्न वर्ग में आपको कौन आ जाता है, मजदूर। तो याद रखेंगे, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का जो भाग, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे थे। स्पेशल केस में जो था, मतलब एक ऐसा नगर जिसे 3 भागों में बांटा गया था वो था धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा। धोलावीरा वही सेम चीज़ है, खाली इसमें क्या ऐड हो गया है, मध्यम भाग। जैसे आज के टाइम पे आप देखते होंगे अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, वैसे ही वहाँ भी था हड़प्पा सभ्यता में। तो इसमें देखें पश्चिम भाग वही सेम था, दुर्ग टीला। निचला भाग जिसे पूर्वी भाग हो गया आपका, और मध्यम बीच वाला। तो यहाँ उच्च वर्ग रहता था, यहाँ निम्न वर्ग रहता था, यहाँ बीच वाली जो दोनों में नहीं आते, बीच में रहते हैं वो लोग आते थे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया हमारा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें नगरों का विभाजन हो रखा था। नगर विभाजन कैसा था ये मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए। अच्छा, अब मैप के थ्रू समझते हैं क्या कहाँ पर है। ये आपको पता है आपकी सिंधु नदी है। जैसा कि आपको पता है हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे, लेकिन ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, ये पूरा एरिया पाकिस्तान का आपका, ये वाला पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कोड दीजिए, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है आपका। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो याद रखेंगे सिंधु नदी के किनारे है
और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। चूहंदड़ो, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। सूतगैंडोर, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। अच्छा, दो ऐसे हमारी सभ्यता के दो ऐसी जगह जो अफगानिस्तान में पड़ती हैं, वो है सूतुगई अफगानिस्तान में, और मुंडीगाक, ये दो स्पेशल हैं जो हमारे अफगानिस्तान में आते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में। उसके बाद हमारे भारत के अंदर कौन कौन से हैं, वो देखो, हरियाणा में क्या है, बनावली और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी मैंने बता दी कि भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जगह जो बोली जाती है वो राखीगढ़ी है। और भी है पर राखीगढ़ी को ऊपर रखा गया है, ठीक है, राखीगढ़ी। बनावली आपको पता है, हरियाणा में। उसके बाद है राजस्थान में कालीबंगा। अच्छा, इन सब के बारे में ना डिटेल्स ना आगे स्लाइड में जानेंगे, जो क्या बोलते हैं, एक एक चीज़ से हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, इन सब के बारे में, ठीक है। ये राजस्थान में आपका कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और सूरकोटड़ा ये आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, याद रखेंगे, ठीक है। मैप समझ आ गया आप लोगों को, ये याद रखेंगे। हड़प्पा का है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो का है सिंधु नदी के किनारे। अच्छा, अब हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं, हड़प्पा की क्या क्या विशेषता थी इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। सन 1921 में किसने खोजी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, याद रखेंगे, 1921 में दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे, अभी बताया मैंने, रावी नदी के किनारे। और ये रावी नदी कहाँ पे, पाकिस्तान पे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, मतलब हड़प्पा हमारा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में अभी, ठीक है। उसके बाद सब दफनाने के साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता के लोग सब भी दफनाते थे। और इसमें कब्रिस्तान, जो यहाँ कब्रिस्तान मिले हैं उनको बोलते थे R37। क्वेश्चन बनता है आपको, वहाँ जो कब्रिस्तान मिले थे उन्हें क्या बोलते हैं, R37 बोलते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद है हमने जो टीले पढ़े थे, जो भाग पढ़े थे, पश्चिम भाग, पूर्वी भाग। अच्छा, पश्चिम भाग को व्हीलर के द्वारा क्या कहा गया है, पश्चिम भाग को माउंट एबी कहा गया है, ठीक है, पश्चिम भाग को क्या गया है, माउंट एबी। पूर्वी भाग को क्या गया है, माउंट एफ, किसके द्वारा, व्हीलर के द्वारा, याद रखेंगे। कपास के साक्ष्य, सबसे पहले कपास का जो हमारे सबसे पहले क्या कहाँ पर मिले, कपास के साक्ष्य वो मिले आपको हड़प्पा से, कपास, ठीक है। उसके बाद हमें जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कितनी फसलों को जानते थे, तो ये 9 प्रकार की फसलों के बारे में जानते थे, जिनमें से मैंने कुछ लिख रखी है, गेहूं, जौ, मटर, तिल, और भी। अच्छा, गेहूं यहाँ पर 2 प्रकार के उगाए जाते थे, जौ भी 2 प्रकार के उगाए जाते थे, याद रखेंगे। ऐसी 2 फसलें जो दो तरीके की होती थी, वो थी गेहूं और जौ, ठीक है। यहाँ मोहरे जो मिली थी, हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरे मिली थी वो किस पत्थर की बनी थी, वो थी सैलखड़ी, मोहरे सैलखड़ी पत्थर की बनी थी। अच्छा, कांसिक दर्पण, यहाँ पर जो दर्पण था वो मिला था हमें कांसे का, मतलब वो फ्रेम था, तो इसे कांसिक दर्पण की इसकी विशेषता है। शंख का बैल की मूर्ति, शंख का जो बैल होता है उसकी मूर्ति मिली है, याद रखेंगे। अच्छा, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, पारदर्शी तो समझते हैं, जो आर पार मतलब आर पार जो दिखता है, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। आगे ऐसे और टॉपिक के बारे में आगे जानते रहेंगे। थैंक यू।